नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज। स्वागत है आपका यूसीएन विशेष में। दर्शकों, आज 17 मई दुनिया भर में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जा रहा है। दुनिया भर में जो मोबाइल क्रांति हम देख रहे हैं वो टेलीकम्युनिकेशन की ही देन है। टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को जोड़ा है, बदला है और उसे सरल यानी कि आसान बनाया है। और इसी टेलीकम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन के बारे में विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ विशेष रूप से आमंत्रित है बीएसएनएल के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर यश पान्हेकर। सर, स्वागत है आपका यूसीएन न्यूज़ में। नमस्कार। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसने हमारे पूरे ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है और हम आज टेलीकम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे मना रहे हैं। तो शुरुआत ही हम यही से करते हैं कि ये क्या होता है और क्यों इसे मनाया जाता है। आपने बहुत सही कहा, क्योंकि ये जो दूरसंचार है या टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है ये अभी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रह गया है। जिस प्रकार से रोटी, कपड़ा और मकान हमारी एक मूलभूत ज़रूरत है, उसी प्रकार बिना कम्युनिकेशन, बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट के हम रह नहीं सकते हैं। दरअसल ये है कि ये दूरसंचार जो क्षेत्र है ये ग्लोबल क्षेत्र है। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक देश में अगर दूरसंचार की सेवा ले और सारे विश्व में यदि वो घूमे तो उसे वो सेवा जो है निरंतर रूप से मिलनी चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे विश्व में दूरसंचार सेवाएं किस तरह से प्रदान की जाएगी, उसका एक मापदंड हो, एक रेगुलेशन हो, एक टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड हो। इसके लिए एक इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन की स्थापना की गई है जो वर्ष 1865 में स्थापित हुआ था। अच्छा। और भारत देश जो है 1869 में उसका मेंबर बन गया। और आज हमारे विश्व में जितने 195 देश हैं सारे के सारे इस संगठन के मेंबर्स हैं। और इन्हीं के द्वारा संपूर्ण विश्व में किस प्रकार कौन सी टेक्नोलॉजी प्रदान की जाएगी, कौन से क्षेत्र में प्रदान की जाएगी, इसके अवसर पर वो सारा निश्चय किया जाता है। और इसकी स्थापना चूँकि 17 मई को हुई थी 1865, तो आज उसके बाद वर्ष 1973 के बाद ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना 17 मई को विश्व टेलीकॉम दिवस के रूप में इसको मनाया जाए। और बाद में वर्ष 2015 में ऐसा हुआ कि भाई केवल टेलीकॉम सफिशिएंट नहीं है, बल्कि टेलीकॉम के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती है वो इन्फॉर्मेशन भी विश्व भर हर कोने में दूर दराज के क्षेत्र में उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए वर्ष 2023 में ये निश्चय लिया गया कि ये वर्ल्ड टेलीकॉम डे और इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे दोनों को 17 मई को मनाना चाहिए। 17 मई इसलिए क्योंकि इसी दिन विश्व जो इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन है उसकी स्थापना हुई थी। आपने अभी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में बताया, तो ये क्या होता है और इसकी भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा जो एक मोबाइल नंबर होता है या हमारा लैंडलाइन नंबर होता है, वो अगर हम ISD कोड, इंटरनेशनल कोड के साथ अगर देखें तो निश्चित रूप से 13 अंकों का होता है। जैसे आप कोई भी अपना एक टेलीफोन नंबर ले लीजिए, मान लीजिए नागपुर का आपका होगा 7122533855, ऐसा कोई नंबर होगा। और उसके पहले हमारा 091 हमारा कंट्री कोड होता है। तो ये सारा मिला के कुल 13 अंकों का होता है। इसमें पहले 3 डिजिट जो है वो कंट्री कोड होते हैं, अर्थात भारत के। 712 मतलब नागपुर होता है। और उसके बाद के अंक जो है वो ग्राहक का अपना मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर होता है। ज़रूरी ये है कि इसी प्रकार का पैटर्न संपूर्ण विश्व में फॉलो किया जाए, रेगुलेट किया जाए, तभी जाके एक ग्राहक जो भारत में कोई सर्विस लेता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी जाकर उन सेवाओं का उपभोग कर पाएगा। कहने का मतलब है कि जो रेगुलेशन है या टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स हैं इनको बनाए रखना है। उसी प्रकार से जैसे मैं आपको एक सैटेलाइट का उदाहरण दूँ, मान लीजिए सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में जाता है, ये वर्ल्ड लेवल पर किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने निर्धारित करना होगा। नहीं तो ये होगा कि आसमान में सैटेलाइट अपने आप टकरा जाएंगे। तो सैटेलाइट की जो ऑर्बिट होती है उसका अलोकेशन भी ITU के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार दुनिया भर में जो फ्रीक्वेंसी है, आज विश्व में अगर सबसे महंगी कोई चीज़ है तो वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का क्लैश ना हो, आपस में टकराए ना, इसलिए फ्रीक्वेंसी का अलोकेशन पूरी दुनिया में जो करता है वो वर्ल्ड टेलीकॉम की तरफ से इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ही करता है। और इन्हीं के रेगुलेशन की वजह से हम पूरी दुनिया में एक सुचारू रूप से दूरसंचार सेवा देख सकते हैं। बहुत बड़ी भूमिका है, काफ़ी बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी। हर चीज़ की एक थीम आजकल होती है, तो क्या इस वर्ष भी इस डे की कोई थीम है? हर वर्ष जो है वो ITU के द्वारा थीम निर्धारित की जाती है और पूरे विश्व में उसी थीम के ऊपर कार्य किया जाता है। इस वक्त जो थीम दी है वो है जेंडर इक्वेलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन।
अच्छा। कहने का मतलब है कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से विकसित होगी, उसमें जेंडर मतलब मेल फीमेल का जो रेशो है उसमें किस प्रकार से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और किस प्रकार से इक्वल ग्रोथ हो, उसके ऊपर ये निर्धारित है। अच्छा, आईसीटी के बारे में हम बात करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जी। इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर हम उसके पहले मैं आपको एक डिजिटल डिवाइड नाम का एक शब्द है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि जब तक हम थोड़ा डिजिटल डिवाइड के बारे में नहीं जानेंगे तब तक इस भूमिका को जानना हमारे लिए बहुत कठिन है। दरअसल आईटीयू का हमेशा से उद्देश्य ये रहा है कि जो भी तकनीक होती है वो तकनीक दूर दराज के क्षेत्रों में और हर प्रकार के लोगों को उसकी उपभोक्ता इक्वली करने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए कुछ बातें जो हैं वो जो टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर होता है उसकी तरफ से भी ज़रूरी है। पहली बात ये होती है कि जो तकनीक वो लाता है वो बहुत आसान होनी चाहिए उपयोग करने के लिए। दूसरा है बहुत इकोनॉमिकल होनी चाहिए ताकि सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सके। तीसरा है बहुत रिलायबल होनी चाहिए, मतलब लगातार चल सके। तो ये उनको देखना होता है। लेकिन उसके अलावा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में नहीं होती। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर हमारे देश के कुछ राज्यों की हम बात करें, जैसे मैं कह सकता हूँ आपको राजस्थान, गुजरात या हरियाणा, यहाँ पर ऐसा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने या ग्राम पंचायत बोलिए या वहाँ की पंचायत ने वहाँ की महिला वर्ग को एक प्रतिबंध कर दिया है कि अगर आपको गांव में रहना है तो आप मोबाइल सेवा का उपयोग नहीं कर सकते। अच्छा। मतलब टेक्नोलॉजी भले ही ये सपोर्ट करती है लेकिन कुछ बैरियर्स ऐसे होते हैं, सोशल बैरियर्स। जैसे उदाहरण के तौर पे आप भी जानती हैं, भले हम शहरों में हो लेकिन हम जानते हैं कि जो पुरुष होते हैं उनके मुकाबले महिलाओं को उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता। जैसे उदाहरण है, मान लीजिए अपना काम ख़त्म करने के बाद अगर घर में बैठे हैं, मान लीजिए एक लड़का मोबाइल यूज़ कर रहा है, एक लड़की मोबाइल यूज़ कर रही है, तो स्वाभाविक तौर से एक ये निकलता है कि तू तो बिगड़ जाएगी, जबकि लड़का जो है वो तो कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो ये जो सोशल बैरियर्स है ये टेक्नोलॉजी से परे होते हैं। एक ये बात। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। अगर हम भारत की बात करें तो शहर और ग्रामीण में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ी गैप है। और जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड एक्सेस हो, अगर दूर दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार कंपनियों को यदि अपने टावर लगाकर या ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर यदि लोगों को दूरसंचार सेवाएं देनी है तो उसके लिए ज़रूरी तो है ना कि पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो, रोड प्रॉपरली अवेलेबल हो। क्योंकि वैसे ही आप देखेंगे कि ग्रामीण भागों में कोई भी सेवा देना, मतलब इकोनॉमिक दृष्टि से यदि हम देखें तो फायदेमंद होता नहीं है। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद यदि वो सेवा हमें प्रदान करनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दुर्भाग्य से भारत देश में ऐसा है नहीं। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने और लाना चाहूँगा। जैसे आप इमेजिन करिए कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की कोई टेलीकॉम सर्विस है ही नहीं तो उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। जैसे आप जानते हैं कि अब हम शहरों में बैठे हैं, चलते फिरते हम लोग अपने कई सारे काम मोबाइल के माध्यम से कर लेते हैं, लेकिन किसी एरिया में अगर मोबाइल की सर्विस ही नहीं है तो वो बेचारा डेवलप कैसे करेगा। छोटे छोटे कार्यों के लिए उसको तहसील में या जिला मुख्यालय में जाना पड़ेगा, उसके लिए उसको अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा सब स्पेंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो एक मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने ऐसे रखना चाहता हूँ कि यदि हम बात करें कि भाई मोबाइल के जो ग्राहक है या जिनके पास अपना खुद का मोबाइल है, तो भारत में यदि हम देखेंगे तो लगभग 92% पुरुषों के पास अपना मोबाइल है। मतलब मोबाइल के ओनर पुरुष हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या अगर हम देखें तो वो लगभग 52-54 है। उसमें से भी 52-54% में भी कई बार जो है महिलाओं का मोबाइल उनके बच्चे इस्तेमाल करते हैं। मतलब भले ही वो ग्राहक हो, भले उनके नाम पर मोबाइल हो, लेकिन सही मात्रा में वो मोबाइल का उपयोग कर नहीं सकते। तो ये सब देखते हुए अभी भी अगर हमें एक मतलब इसमें दो मुख्य क्षेत्र हैं, एक है अर्बन और रूरल का बाइफर्केशन और दूसरा है महिलाओं पुरुष का बाइफर्केशन। तो आईटीयू का ये प्रयास है कि भले टेक्नोलॉजी हर किसी को अनरेस्ट्रिक्टेड तौर से मिलती है, कोई टेक्नोलॉजी कोई भेदभाव नहीं करती, लेकिन जो सोशल बैरियर्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से सोशल बैरियर ख़त्म कर दिए जाए ताकि उसके माध्यम से पुरुष और महिला, शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों के लोगों को इस तकनीक का उपयोग करते आना चाहिए। आपने एक टर्म यूज़ किया था डिजिटल डिवाइड करके जी, तो उसे थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि ये क्या होता है और ये भारत के लिए इतना ज़रूरी मुद्दा क्यों है। देखिए, डिजिटल डिवाइड का ये मतलब होता है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में मैं मुख्य तौर से कहूँगा या तो मोबाइल या इंटरनेट, इसके माध्यम से आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब शहरी विभाग में जो है आप किसी भी कोने में चले जाइए तो आपको मोबाइल की सर्विस और इंटरनेट की सर्विस उपलब्ध है शहरी भागों में। ग्रामीण भागों में दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब एक डिजिटल डिवाइड है। डिवाइड का मतलब है कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। तो शहरी क्षेत्रों में जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत बड़े पैमाने पे उपलब्ध है, ग्रामीण क्षेत्रों में कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो इसका मतलब है डिजिटल डिवाइड। अब इसके कुछ मापदंड होते हैं। मापदंड ऐसा है कि आपको केवल डिजिटल टेक्नोलॉजी मिलने से सब कुछ नहीं होता, वहाँ के जो लोग हैं वो डिजिटली लिटरेट भी होने चाहिए। कहने का मतलब है किसी जगह पर अगर हम एकदम से मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा दें तो सुविधा देने के बाद लोगों को पहले समझना तो चाहिए कि भाई इसका मैं करूँगा क्या। जैसे आप भारत भर में देखते हैं कि आज भी मोबाइल या इंटरनेट जो सर्विस है उसका इस्तेमाल मैं कहूँगा होता ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए होता है। उसका जो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, जैसे आपके एजुकेशन के लिए होना चाहिए, आपकी हेल्थ केयर के लिए होना चाहिए, आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए होना चाहिए, आपकी इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए होना चाहिए, इन चीज़ों में बिल्कुल होता नहीं है। तो जब तक के लोगों को इस बारे में लिटरेट नहीं किया जाएगा कि भाई इस सेवा में आप दिन भर एंटरटेन मत करो, एंटरटेन अपनी जगह है, लेकिन इसका इस्तेमाल करके आप अपना सर्वांगीण विकास करिए। तो इन सब चीज़ों की जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा है लिटरेसी। जब तक के लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक के लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक इसका सही मायने में वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, भारत में ऐसा है कि जैसे इसके पहले ही मैंने कुछ 4-5 शब्दों का इस्तेमाल किया था। सबसे पहला ये है कि इसमें 3 मुख्य मुद्दे हैं। एक तो सरकार की तरफ से क्या किया जाना चाहिए, दूसरा टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से क्या किया जाना चाहिए, और तीसरा लोगों ने इसके इस्तेमाल के लिए क्या करना चाहिए। अगर मैं सबसे पहले टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बात करूं तो उन्होंने जो भी सेवाएं वो देते हैं, क्योंकि देखिए शहर और ग्रामीण में बहुत डिफरेंस है। अगर आप शहरों में देखेंगे कोई भी मोबाइल आप उठाइए तो उसमें सब कुछ अंग्रेजी में है। अब ग्रामीण में जब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब है उन्होंने सेवाएं इस प्रकार से देनी चाहिए। वो भी आप देखेंगे कि अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें हैं। कहीं मराठी बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाइए, कहीं छत्तीसगढ़ी बोली जाती हैं। तो उन्होंने वो सेवा वहाँ के लोगों को इस प्रकार से प्रदान करनी चाहिए ताकि लोगों को वो समझे, आत्मसात हो, तब तो जाके लोग उसका इस्तेमाल लोकल लैंग्वेज में देना चाहिए। लोकल लैंग्वेज के बैरियर हटाने चाहिए। दूसरा, सेवाएं काफ़ी किफ़ायती होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, तब जाके वो सही कर पाएंगे। तीसरा, इन सेवाओं के साथ उन्होंने बहुत अच्छे कंटेंट देने चाहिए। कंटेंट आजकल क्या होता है कि दूरसंचार वाले जो हैं वो एक कनेक्टिविटी तो दे देते हैं, लेकिन उसमें कंटेंट नहीं दे पाते। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि सरकार की भूमिका आती है। जो टेलीकॉम ऑपरेटर होता है वो बेसिकली आम जनता को एक माध्यम से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसमें कंटेंट क्या होंगे, उसमें सोशल कंटेंट क्या होंगे, एजुकेशनल कंटेंट क्या होंगे, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कंटेंट क्या होंगे, ये सब चीज़ें जो है ये मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा करके सरकार या जॉब प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी है। और तीसरा मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण बात वो है उपभोक्ता, लोग, जनता। उनको समझना पड़ेगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है इससे मैं अपना विकास कैसे करूँ। न केवल एंटरटेनमेंट में अपने को बांध के रखें, बल्कि बाकी चीज़ों में भी अगर अपनी उन्नति करें तो मैं समझता हूँ कि सही मायने में इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हो सके। अब हाल फिलहाल में आप देखिए कि अधिक से अधिक जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो सारी ई कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। कोई व्यक्तिगत रूप से मिल नहीं रहा है, अपने अपने जगह बैठकर लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिससे देश के कोने कोने से लोग जुड़ सकते हैं और जो मूल प्रवाह है उसमें अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो इससे ये होता है कि जो डिजिटल डिवाइड है अर्बन और रूरल के बीच का वो काफ़ी कम हो रहा है, ब्रिज्ड हो रहा है। भारत सरकार जो डिजिटल इंडिया ये ऐसे जो अभियान चला रही है, आपको क्या लगता है इसका क्या असर लोगों पर पड़ता है? देखिए, अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये करीब 2017-18 से लेकर डिजिटल इंडिया जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे अच्छी बात ये की है कि एक फंड तैयार किया है। उस फंड को कहते हैं यूएसओ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अच्छा। अभी हाल फिलहाल में उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है डिजिटल भारत निधि। इसमें यह होता है कि सभी टेलीकॉम ऑपरेटर का जितना रेवेन्यू होता है उसका एक सर्टन परसेंटेज लगातार उस फंड में कंट्रीब्यूट होते रहता है। मतलब वो एक फंड ऐसा है कि वो जो कभी भी खत्म नहीं होगा। अच्छा। और इस फंड का उद्देश्य ये है कि इसमें जो आने वाला पैसा है वो केवल और केवल भारत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करके उसकी बढ़ोतरी करने के लिए। मतलब जो भी पैसा आते रहेगा वो निश्चित रूप से टेलीकॉम में ही खर्च होगा, और वो भी ग्रामीण में, और उसको किसी दूसरे कारणों में
नहीं दिया जा सकता। तो इसके अंतर्गत जो है हमारे देश में कुछ बहुत ही एम्बिशियस ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएसओ फंड होने की वजह से पैसे की कमी नहीं है। अब दूसरा ये है कि इसको ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कैसे लगाया जाए। तो मैं आपको कुछ एक उदाहरण देता हूँ। हमारे देश में जो है वो करीब करीब 2,55,000 ग्राम पंचायत है और कुल मिला के गाँवों की संख्या अगर हम देखें तो वो करीब करीब 6,50,000 है पूरे भारत देश में। अब इसमें सबसे पहला जो प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा वो था भारत नेट प्रोजेक्ट। ये भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये था कि ये जितनी भी 2,55,000 ग्राम पंचायत है पूरे देश में, हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से मिनिमम 100 MB का इंटरनेट सर्विस प्रदान करनी है, जो कि FTTH नाम की टेक्नोलॉजी, फाइबर टू द होम नाम की टेक्नोलॉजी पे प्रदान किया गया है। और ये पूरा प्रोजेक्ट BSNL को दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी होती है कि 2,55,000 में से लगभग 2,17,000 ग्राम पंचायत जो है वो BSNL अब तक जोड़ चुकी है। तो आप इमेजिन करिए कि ऐसे गांव जो पहले वंचित थे वो अब 100 MB के इंटरनेट सेवाओं पे जुड़ गए हैं। ये पहला प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भाई ऑप्टिकल फाइबर डालने से उसमें क्या होता है कि जो आप कनेक्शन देते हैं वो एक जगह सीमित हो जाता है, मतलब गाँव में एक जगह लग गया, जबकि आप जानते हैं कि आजकल मूवमेंट में सबको चाहिए, चलते फिरते चाहिए। तो एक दूसरा प्रोजेक्ट उन्होंने और कंसीव किया, उसको कहते हैं 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट। भारत देश में कुल मिला के 34,000 ऐसे गांव हैं, 34,000 पूरे भारत में, जिसमें किसी प्रकार की कोई दूरसंचार सेवा नहीं थी, टोटली जीरो। आपको किसी प्राइवेट ऑपरेटर का या BSNL का ना मोबाइल मिलेगा ना इंटरनेट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब उस गाँव में कुछ कम ज़्यादा हो तो उनको फिजिकली करना पड़ेगा जो भी काम करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, किसी तरह से इन 34,000 गाँवों को दूरसंचार सेवा मिलनी ही चाहिए। इसलिए इस 34,000 गाँवों में टावर लगाकर 4G सैचुरेशन, मतलब 4G मोबाइल सर्विस देने का गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट रचा, जिसको कहते हैं 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट। इसकी ब्यूटी है कि ये जो तकनीक है ये भारत में विकसित हुई है। अब तक भारत में कोई मोबाइल टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी। इसको C.DOT जो भारत देश की अपनी कंपनी है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एक तेजस नेटवर्क, ये तीनों भारतीय कंपनी हैं, तीनों ने मिलकर ये नेटवर्क तैयार किया है, इसका इक्विपमेंट तैयार किया गया है। अगर मैं नागपुर की बात करूं तो कुल मिला के 776 ग्राम पंचायत है और 776 की 776 ग्राम पंचायत में ये 4G सेवा भी लग चुकी है। उसके अलावा ये जो 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट मैं कह रहा हूँ आपको, ये नागपुर जिले में कुल मिला के 127 गाँव ऐसे हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं थी। आपको अचरज होगा, लेकिन देखिए हम नागपुर में बैठे हैं, लेकिन अगर आप पारसिवनी, रामटेक, सावनेर के इंटीरियर एरिया में जाए जो काफ़ी ज़्यादा जंगलों में कवर्ड है, इसके पहले ऐसा होता था कि फॉरेस्ट एरिया में वगैरह मोबाइल कवरेज बैन था, मिलता नहीं था। लेकिन इसके बावजूद फॉरेस्ट के अंदर भी कुछ गांव बसे हुए हैं। कल को जाके अगर उनको कोई समस्या आ जाएगी तो वो किसकी हेल्प लेंगे। तो ऐसे 127 गांव नागपुर में आइडेंटिफाई किए गए हैं और 127 में से 98 गाँवों में ये 4G का ये सेवा ऑलरेडी प्रदान कर दी गई है। तो ये इसका महत्व है। मतलब हम कह सकते हैं कि डिजिटली डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं। बेसिकली ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ITU का ये मानना है कि अनरेस्ट्रिक्टेड तौर पर, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो दुनिया के हर कोने में उपलब्ध होनी चाहिए और उपभोक्ताओं को एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अब जो शहर भाग में जो एक विद्यार्थी या व्यक्ति आप कह लीजिए, उसको इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है कि वो कोई काम करना चाहे तो 5 मिनट में कर ले, और ये 5 मिनट का काम ही अगर ग्रामीण वाले को करना है तो उसको 5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिले, ये उद्देश्य है। यूथ जो है वो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इजीली और स्पीडीली ग्रास्प कर सकता है, तो ऐसे में डिजिटल सोसाइटी के निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका? मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, ये बात सही है कि हम लोग डिजिटली काफ़ी अवेयर हैं, डिजिटली काफ़ी प्रोग्रेसिव हो रहे हैं हम लोग, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसके दुष्परिणाम के बारे में भी थोड़ा सा विचार करना होगा। क्योंकि आज आप देखते हैं कि जितना ज़्यादा डिजिटल प्रोग्रेस हो रहा है उतना ज़्यादा सोशल इंटरकनेक्ट या पर्सनल रिलेशन ये लगभग ख़त्म से हो गए हैं। अगर आप घर के अंदर भी देखेंगे तो भी व्यक्ति एक दूसरे को मिलने के बदले व्हाट्सएप पे या कॉल करके एक दूसरे को बोलते हैं। घर की जो सर्वेंट होती है वो मालकिन से मोबाइल पे बात करती है। लेकिन आप इस बात को निश्चित रूप से मानेंगी कि जो पर्सनल टच होता है, आपस में जो बातचीत करना या मुलाकात करने का जो मज़ा होता है, वो डिजिटली कभी भी नहीं आ पाएगा अनफॉर्चुनेटली। अब जैसे जो मेरी जनरेशन है, मैं करीब 50 से 60 के बीच का हूँ, मैंने दोनों युग देखे हैं। मैंने बिफोर डिजिटल प्रोग्रेस देखा है, आफ्टर डिजिटल प्रोग्रेस देखा है।
आपने हो सकता है ना देखा हो, आप हो सकता है डिजिटल एरा में ही आई हो, तो आपको वो पर्सनल टच का महत्व अभी समझ में नहीं आएगा। और अनफॉर्चुनेटली जो है, जैसे आपने युवाओं के बारे में कहा, जितने युवा जो हैं ये अभी सब डिजिटल क्रांति के जनक है, मैं कह सकता हूँ, इसी युग में पैदा हुए हैं। 2 साल के 1 साल के रहते हैं तो हाथ में रिमोट और मोबाइल रहता है, तो तब से लेके वो पैदा हुए हैं। लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत है। जैसे मैंने देखा कि जो पर्सनली कनेक्टेड अधिक होते हैं वो सोशली अच्छे कनेक्टेड रहते हैं, वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, उन्होंने जीवन में बहुत सारे चढ़ उतार देखे हैं, उनको कभी भी कुछ कम ज़्यादा हो गया तो उनको फिजिकली किसी का गाइडेंस लेने में सहायता होती है। जबकि जो डिजिटली कनेक्टेड है ना, वो इंटरनेट के माध्यम से कुछ देखते हैं। अब आप जानती हैं इंटरनेट में सारी चीज़ें सच नहीं होती, जितने परिणाम होते हैं उतने दुष्परिणाम भी होते हैं। तो इसका ये कहना कि भाई इसका फ़ायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें जो हैं, आज का ज़माना ऐसा है कि सारी इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी दुनिया के हर कोने में अवेलेबल है। किस तरह से इस्तेमाल करना है ये उपभोक्ता के अपने ऊपर अपने हाथ में है, अपने ऊपर निर्भर करता है। एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी के तौर पर BSNL इंटरनेशनल लेवल पर क्या कंट्रीब्यूशन देता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आपको एक करीब 20-25 साल पहले लेकर जाना चाहूँगा। हमारे देश में 1996 में जो फॉरेन टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे उनको इनवाइट किया गया, क्योंकि 1991 की जो हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि भाई जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत में आके अपना बिजनेस कर सकते हैं। 1996 में पहली बार ऐसा हुआ कि अदर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भारत में अलाउ किया गया कि आप आके अपनी सेवाएं दीजिए। तो उस वक्त जो ऑपरेटर्स थे ना, वो थे, एक BPL था, एक AT&T था, उन्होंने आके अपनी सेवाएं शुरू की। उस वक्त BSNL मोबाइल सर्विस नहीं देता था। 1997 में पहले बार भारत देश में मोबाइल सर्विस शुरू हुई। BSNL ने अपनी सेवाएं जो 2001 में शुरू की। अच्छा। तो ये जो 4 साल का पीरियड था उसमें आप यकीन शायद आप नहीं कर पाएंगे, 1 मिनट का जो आउटगोइंग कॉल था उसके 32 रुपये लगते थे, बाप रे। और इनकमिंग कॉल के भी 16 रुपये लगते थे। अब कई बार ऐसा होता था कि आपको कोई कॉल आ गया किसी का, पता चला रॉन्ग नंबर है, फिर भी आपके 16 रुपये चले गए। उसके बाद आप मन से जो उनको आशीर्वाद देते थे वो तो अलग बात थी। तो ये बातें कब खत्म हुई? ये चलते रहा 2001 तक। जब 2001 में जब BSNL की एंट्री हुई तब पहली बार BSNL ने कहा कि नहीं, हम इनकमिंग कॉल का चार्ज नहीं करेंगे, फ्री। तो मजबूरन बाकी सबको भी फ्री करना पड़ा, और BSNL ने आउटगोइंग का रेट भी काफ़ी इकोनॉमिकल कर दिया। भारत देश में जहाँ तक सवाल है, पूरे विश्व की सबसे किफ़ायती दूरसंचार सेवा जो है वो भारत देश में, और इसका मुख्य कारण BSNL है। यकीन मानिए, BSNL हो सकता है इसका मार्केट शेयर कंपैरेटिवली दूसरे ऑपरेटर्स के प्रति के मुकाबले काफ़ी कम हो, लेकिन BSNL ने पूरे मार्केट को बांध रखा है। ये भारत देश की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि BSNL की ज़रूरत है, भारत देश के हर नागरिक की ज़रूरत है कि BSNL एज अ टेलीकॉम ऑपरेटर भारत देश में बना रहे। और ये जो मापदंड है यही विश्व के कई सारे देशों में रिप्लिकेट हुआ है। लेकिन देखिए, वर्ल्ड वाइड ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वाइड अधिकतर देशों में जहाँ प्राइवेट ऑपरेटर्स को अलाउ किया गया है वहाँ गवर्नमेंट अपनी सेवा नहीं देता, या उल्टा, जहाँ पर जैसे आप कुवैत, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक इस तरफ जाएंगी तो वहाँ प्राइवेट ऑपरेटर नहीं है, वहाँ केवल गवर्नमेंट अपनी सर्विस देता है। अच्छा। तो ये एक डिफरेंस है। भारत एकमात्र, मतलब बहुत कम देशों में ऐसा है जहाँ मिला जुला है, प्राइवेट ऑपरेटर भी सेवा देते हैं, BSNL भी सेवा देता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं, उनको बांध के रखने और इकोनॉमिकल और क्वालिटी ऑफ सर्विस देने के लिए BSNL का भारत के मार्केट में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि भविष्य में ICT में आप सबसे बड़ा परिवर्तन क्या देखते हैं? विशेष तौर पे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज, ये जो कंसेप्ट आए हैं, तब से मुझे लगता है कि भविष्य में देखना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि इतनी तेज़ी से ये कंसेप्ट बदल रहे हैं, और इनके माध्यम से अब इन सेवाओं में इतना ज़्यादा विकास होगा कि ये कहाँ ले जाएगा। मतलब मैं तो इस सीट पे बैठ के अभी इमेजिन करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि बदलाव बहुत तेज़ी से आएंगे, बहुत तेज़ी से। अभी सबसे महत्वपूर्ण ये हो रहा है, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, थोड़ा सा आपको आश्चर्य भी लगेगा कि भारत देश में अगर हम देखें कि शहरी भागों में एक मापदंड होता है, उसको कहते हैं हर 100 लोगों के पीछे कितनी दूरसंचार सेवाएं हैं। मतलब जैसे मोबाइल हो गया, लैंडलाइन हो गया, बाकी की जितनी भी सेवाएं होती हैं। तो अगर शहर में देखेंगे तो 100 लोगों के पीछे 124 सेवाएं हैं। मतलब ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा सेवाएं हैं, 2 सिम है, 4 सिम है, लैंडलाइन भी है, मोबाइल भी है। ग्रामीण भागों में 84 है।
लेकिन अब एक दूसरी तकनीक आ रही, उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। अब तक क्या था कि इंसान इंसान से बोलता था, अब मशीन मशीन से बोलने लग गई। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। एक कंसेप्ट आ रहा है जिसको कहता है नेवर एम्प्टी फ्रिज। मतलब आपके घर में एक ऐसा फ्रिज होगा जो कभी खाली नहीं होगा। इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा ये भी बताना चाहता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए वो फ्रिज है, उसके ऊपर के शेल्फ में अंडे रखने के लिए मान लीजिए ऐसे 24 या 36 स्लॉट है। वो फ्रिज इंटेलिजेंट रहेगा, उसमें आप पहले से सेट कर देंगे एज अ आप उसके ओनर कि भाई 6 से कम अंडे होंगे तो आप एक्शन ले लेना। फ्रिज को बोल रहे हैं हम। फ्रिज क्या करेगा, जैसे 6 से कम अंडे होंगे वो अपने आप एक कॉल ओरिजिनेट करेगा आपके सप्लायर को। उसको मालूम है सब अंडे यहाँ से आते हैं, तो कॉल अपने आप सप्लायर को चला जाएगा। सप्लायर अपने आप घर में अंडे दे देगा, अंडे ला के छोड़ देगा। आपका जो भी घर में अवेलेबल है वो फ्रिज में अंडे रख देगा। उसके बाद वहाँ से आपको एक मैसेज आ जाएगा डायरेक्टली कि इस तारीख को इस दिन इतने इतने अंडे आपके घर पर डिलीवर कर दिए गए हैं, आप इतना पेमेंट कर दीजिए। आपका काम सिर्फ पेमेंट करना है। फ्रिज अपने आप ऑर्डर देगा, सप्लायर आपके घर में ला के छोड़ देगा, आपको अपनी जेब हल्की करनी है बस। तो इसमें क्या हो गया कि फ्रिज एक मशीन है, सप्लायर का कुछ सिस्टम वो एक मशीन है, मशीन ने मशीन से बात कर ली। अल्टीमेटली आपको इसमें यह भी हो सकता है कि अगर आप बैंक को ऑथराइज कर दें कि भाई मेरे सप्लायर से अगर 5,000 से कम रुपए की डिमांड आ गई तो आप अपने आप पे कर देना, हो सकता है आपकी भी जरूरत ना पड़े। सप्लायर बैंक को बोल देगा इतना है, बैंक देख लेगा कि 5,000 से कम है क्या, अपने आप पेमेंट कर देगा। तो ये मशीन टू, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भारत देश में 100 लोगों के पीछे 124 टेलीकॉम सर्विसेज हैं, ये मशीन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी ये करीब करीब 94 तक पहुंच गई और कुछ समय के बाद इंसानों के पास जितनी मोबाइल सर्विस है उससे कई ज़्यादा गुना सर्विस जो है वो मशीनों के पास। आपके कार में लगा हुआ है, आपके फ्रिज में लगा हुआ है, आपके टीवी में लगा हुआ है। आजकल खेतों में जो एग्रीकल्चरल पंप है, आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ से आप अपने पंप को कॉल करना है, सिर्फ आपको कॉल करना है। जैसे वहाँ रिंग बजेगा पंप ऑन हो जाएगा, जैसे रिंग बजेगा पंप ऑफ हो जाएगा। कई गाँवों में अगर डीजल जनरेटर है, उसकी लेवल अगर कम हो गई तो आपको अपने आप पता चलेगा। कि खेतों में जो है वो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे का फीड आप अपने मोबाइल पर ले सकते हैं, कैमरे को आप इंटेलिजेंट बना सकते हैं। तो इतना ज़्यादा विकास हो रहा है, लेकिन मैं फिर आपको आगाह करना चाहता हूँ कि इस डिजिटल भीड़ भाड़ में इंसान को अपना अस्तित्व ढूंढने की भी बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज जैसे मैंने पहले आपको कहा कि आपके घर में अंडे आ रहे हैं और उसमें अगर आपका रोल ही नहीं है तो फिर नेचुरली आप सिस्टम से हट जाएंगे। सारी चीज़ें अगर अपने आप होने लगेगी तो आपका और मेरा महत्व क्या है। तो इस डिजिटल भीड़ भाड़ में इंसान को अपना महत्व बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी जो है वो आसान होने के बदले और टेढ़े मार्ग पर जाने की संभावना। मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज भविष्य में हो सकते हैं। सर, आपने टेलीकॉम सेक्टर में 32 साल से ज़्यादा काम किया है, ऐसे में आप हमारे दर्शकों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि ये शायद हमारे देश में एकमात्र टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जिसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात उसके दर उतने ही कम हो गए हैं। क्योंकि बाकी सारी सेवाओं में विकास ज़रूर हुआ है, लेकिन हर सेवाओं का दर भी बढ़ा है। मेरे ख्याल से दूरसंचार ही एकमात्र ऐसी सेवा है जो 32 रुपये पर मिनट, मतलब 2001 के 32 रुपये आज के शायद 300 रुपये हो गए होंगे। तो तब हम 32 रुपये देते थे, आज हम 1 रुपये भी नहीं देते। मतलब इतना ज़्यादा विकास देखा है। लेकिन मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि प्रोग्रेस बहुत हुआ है, प्रोग्रेस बहुत होना है, बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हर ग्राहक जो है इन सेवाओं का उतना इस्तेमाल करें जितना उनको ज़रूरी है। दूसरी बात है, सेवाओं का सदुपयोग करें, कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें, अपने आप को डेवलप करें, एजुकेशनली करें, डिजिटल लिटरेट बने, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कोशिश करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करें, सोशली कनेक्ट रहने की कोशिश करें, लेकिन उसको पर्सनल कनेक्शन में ज़रूर बदलें। आज आपने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में हज़ारों लाखों फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब मुसीबत या ज़रूरत में एक मित्र की आवश्यकता होती है तो वो मित्र भी हमें मिलता नहीं है। मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि डिजिटली हम कितना ही प्रोग्रेस हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। और ये डिजिटल प्रोग्रेस जो है ये कभी भी हमारे सोशल और पर्सनल इंटरेक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो दोनों का एक बैलेंस जीवन में बनाए रखें और एक कंप्लीट जीवन जीने के पीछे हमको अपना उद्देश्य रखना चाहिए। जी बिल्कुल। आज के दौर में इंफॉर्मेशन और
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये एक सुविधा नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक और युवा के तौर पर ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले तो ये सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आए और इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी हमें दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए यूसीएन न्यूज़। धन्यवाद।